तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आया था नेशनलिज्म इन इंडिया, मैंने इसको भी कवर किया था। देन उसके बाद 3rd चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मैंने उसको भी कवर किया था, जिसमें केवल 4 पेजेस आपको पढ़ना है। पहला 4 पेजेस जो कि टॉपिक नंबर 1 है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहा जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको 4 तो पढ़ना नहीं है, सीधे 5 की ओर आना है जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। और इस 5th चैप्टर का नाम है द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये चैप्टर लगभग 24 पेजेस का है और इस 24 पेजेस का कंप्लीट चैप्टर आपको एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत सारे टर्म्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इतना आपको घबराना भी नहीं है। हम आपको सिंपल से भी सिंपल वे में बताएंगे। अगर आप इतना भी कर लोगे तो मुझे विश्वास है कि आपका इस चैप्टर का 80 to 90% क्वेश्चन बिना ज़्यादा घबराए हड़बड़ाए आराम से बन जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो पढ़ा सीधा वही पूछा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि इस वीडियो में हम जो भी कहने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही आसानदायक होगा और आसान से आप पढ़ लोगे। बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, ओके। और ये वीडियो हम दोबारा शूट कर रहे हैं। बेसिकली इससे पहले मैंने बनाया था बट उससे हम खुद संतुष्ट नहीं थे, तो फिर से हम ये 30 मिनट का वीडियो दोबारा शूट कर रहे हैं। देखते हैं इस बार थोड़ा जल्दी कर ले और अच्छे से कर ले, बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें किए बिना, ओके। तो स्टार्ट करते चलिए। देखिए, इस चैप्टर में आप आते हो, सबसे पहले ये वाला पेज आपको मिलेगा और ये पेज आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होगी। जो पढ़ना है केवल हम उतना ही बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं इस पेज की ओर जिसमें आपको टॉपिक नंबर 1 मिलेगा जिसका नाम है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। और यहाँ से लेकर टोटल आपको 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये टॉपिक नंबर 1 है जिसमें आपको 3-4 चीज़ें पढ़ के जानी है। सबसे पहला चीज़ आपको इस पेज में जो पढ़ना है वो है आपका द फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम आपसे पूछे सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ आया था, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है ये चाइना में आया था, चाइना, ओके। और उसके बाद ये जापान आया, उसके बाद कोरिया आया। तो सबसे पहले कहाँ, तो चाइना। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दिख जाए आपको चाइना टिक करके आ जाना है। लेकिन अगर 3 नाम दे दे और पूछ दे ऑल ऑफ दिस, तो आपको चाइना, जापान एंड कोरिया का नाम भी याद रखना है। तो पहला सवाल क्लियर हो चुका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एकॉर्डियन बुक? आपसे सीधा पूछेगा एकॉर्डियन बुक क्या है, तो आपको इतना याद रखना है जो चाइना जो होता है, चाइनीज़ में बेसिकली पोरस शीट पर जो कि प्रिंट नहीं होता था वहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज़ एकॉर्डियन बुक का यूज़ किया जाता था, जिसको हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं और दोनों साइड से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, चाइनीज़ बुक का नाम जिसका नाम है एकॉर्डियन बुक। तो मैंने अभी 2 चीज़ें आपको याद करने के लिए कहा। पहला, सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ आया, तो चाइना में। दूसरा, एकॉर्डियन बुक कहाँ का है, तो चाइना का है। तीसरा, व्हाट इज़ कॉल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये टर्म ज़रा सुनिएगा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज़ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो आपको क्या लिख के आना पड़ेगा, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा बुक्स इन चाइना वेर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर also invented there against the inked surface of the wood blocks. This technique is called वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है, जो चाइना में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था इसी को कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इस पेज में आपको 3 सवाल यहाँ पर दिख चुका है। नेक्स्ट एक लास्ट सवाल और पूछा जाता है और वो सवाल है आपका, ये पूछ देगा जापान का सबसे पुराना बुक का नाम बताइए। तो उस बुक का नाम है डायमंड सूत्र। और ये डायमंड सूत्र जापान में कौन लाया, तो आंसर है जो बुद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं जो कि चाइना के थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डायमंड सूत्र नाम का बुक, जो कि जापान का ओल्डेस्ट बुक है। तो बस इतना आपको याद कर लेना है, ओके। यहाँ पर लिखा भी पढ़ लीजिए, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, जो कि प्रिंट हुआ था 868
AD में, और ये बुक का नाम था डायमंड सूत्र। तो फर्स्ट पेज में आपको ये 4 चीज़ें पढ़ के जाना है। आई होप अब आपको समझ आ गया। पहला तो ये डायमंड सूत्र बुक का नाम, दूसरा आपका ये जो बुक है चाइनीज़ बुक जिसका नाम है एकॉर्डियन बुक, तीसरा आपको द फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ आया तो चाइना, और फोर्थ कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या था, ये बीच वाला, द बुक्स इन चाइना प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर एंड इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। तो पेज 2 हमारा यहाँ क्लियर है। पेज 1 में तो आपको कुछ पढ़ना नहीं था, पेज 2 में आपको 4 चीज़ें पढ़ना है। अब आते हैं पेज नंबर 3 में। देखिए इस पेज नंबर 3 में आपको बस इतना पढ़ लेना है कि किटागावा उटामारो जो कि ईडो नाम के शहर में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक आर्ट फॉर्म को बहुत ही पॉपुलराइज किया था, और उस आर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं तो उकियो कहा जाता है, उकियो। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, किटागावा उटामारू जो कि ईडो नाम के प्लेस में बॉर्न इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक आर्ट फॉर्म को बहुत ही फेमस किया, उसका नाम है उकियो। सो आई होप ये क्लियर हो चुका है, और यही है केवल आपका नेक्स्ट पेज में, मतलब पेज नंबर 3 में। अब आते हैं पेज नंबर 4 में। देखिए यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछेगा कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो चाइना में डेवलप हुआ था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब यूरोप में कौन लेके गया, तो उस आदमी का नाम है मार्को पोलो। तो बस इतना याद रख लीजिएगा, मार्को पोलो जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर है या तो ट्रैवलर है, ये जब चाइना में था तो चाइना में रहकर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सीखा, और इसी टेक्नोलॉजी को इसने यूरोप या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया। तो आपको ये टर्म याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको ये जो साइड बॉक्स में टर्म्स इसको आप इग्नोर कर सकते हो, चाहे यहाँ का हो चाहे पेज नंबर 1 के इस साइड बॉक्स का हो, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। जो बॉक्स पढ़ना होगा वो हम खुद आपको बता देंगे, अभी के लिए आप इन सबको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए, यहाँ से ये पेज ये रहा कि यहाँ पर 2 चीज़ें एक और हैं। एक है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है कंफर्म आएगा तो आगे हम बताएंगे, क्योंकि इसका एक अलग से एक सेपरेट टॉपिक भी दिया गया है, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि मनुस्क्रिप्ट के बारे में क्या पढ़ना है। लेकिन अभी इतना सुन लीजिए, इस पेज का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है ये रहा, जोहान गुटेनबर्ग। बेसिकली जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी की स्ट्रैसबर्ग सिटी का रहने वाला है, और इन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था, जबकि चाइना में क्या था सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। यहाँ पर सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, जबकि जर्मनी में क्या आया तो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस आया। और किसने लाया तो जोहान गुटेनबर्ग ने ये डेवलप किया था। और जोहान गुटेनबर्ग जो है ये बेसिकली क्या है, मतलब ही इज़ द सन ऑफ मर्चेंट यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा ये एक गोल्ड स्मिथ भी रह चुके हैं, मतलब ये बहुत अच्छे सुनार थे, ये आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा इनके द्वारा प्रिंटेड सबसे पहला बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम था बाइबल। ओके, तो आपको ये याद रखना है। और इन्होंने कैसे इस चीज़ को डेवलप किया, मतलब जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है उसको इन्होंने कैसे डेवलप किया, तो ये सब आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, जिसका नाम है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो इसके अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आंसर है द ओलाई प्रेसेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वेयर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो इतनी लाइन को आपको रट लेना है, याद से पढ़ लेना है। ओके, तो ये चीज़ आप पढ़ लोगी कि गुटेनबर्ग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्यों, क्योंकि ये आदमी ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था। इसी आदमी ने सबसे पहले बाइबल को प्रिंटिंग प्रेस में अपना प्रेस किया था, मतलब वो प्रिंट किया था। एंड ये जो है 48 में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किए थे, मतलब बाइबल को प्रिंट किए थे। इसके बाद ये सब भी पढ़ने लायक चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम फोकस कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 80 to 95% तक। अगर आपको जितना बता रहे हैं अगर आप उतना भी सुन लो, अगर आप उतना भी कर लो, तो आपको 95% इस चैप्टर का तो मिल ही जाएगा। तो बस भरोसा कीजिए, आप उतना तो कर ही सकते होंगे, तो वही आप कर रहे हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब भरोसा, इसलिए आप हो यहाँ और हम भी हैं आपके लिए यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन की ओर। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। तो अगर एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज़ प्रिंट रेवोल्यूशन, तो आपको यही कह देना है कि जब
हैंड प्रिंटिंग को छोड़कर लोग जब मैकेनिकल प्रिंटिंग की ओर मूव कर रहे थे, तो इसी मूवमेंट को कहा जाता है। मूव मतलब एक जैसे दूसरी जगह मूव करना नहीं, मतलब चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपना रहे थे। हैंड रिटन को छोड़कर मैकेनिकल प्रिंटिंग को जो अपना रहे थे, इसी मूवमेंट को कहा जाता है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। अब देखिए, जब भी कोई रेवोल्यूशन होगा तो उसके कुछ असर पड़ेंगे, इफेक्ट कहो या इम्पैक्ट कहो, और वो इम्पैक्ट 3 तरह के होंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या तो न्यूट्रल इम्पैक्ट भी हो सकता है, मतलब ना उससे कोई नुकसान ना उससे कोई ज़्यादा फ़ायदे। तो चलिए उसी तरह अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ भी आपको इतना नहीं रटना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपको बताया गया है बेसिकली कि ये पेज जो है अगेन बेकार है, इसको आप पूरी तरह इग्नोर कर सकते हो। ये वाला पेज हो कि ये जिसमें ये डायग्राम, इसको पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए। और इसके बाद जो पेज आएगा जिसका हेडिंग है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये नॉर्मल इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस होता है जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन होता है। तो इसका पॉइंट ज़रा पढ़िएगा एक एक करके। सबसे पहला, न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स क्रिएट होता है, लोगों का ज़िंदगी थोड़ा चेंज होता है, उनके रिलेशनशिप ऑफ द नॉलेज, उनके पास जो ज्ञान का जो लेवल था वो चेंज होता है, और नए नए विचारधारा खुलते हैं, नए नए आइडियाज़ ओपन होते हैं। तो ये सब इसके कुछ इम्पैक्ट है जो कि नॉर्मल न्यूट्रल इम्पैक्ट है, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप कह सकते हो। और भी कुछ अच्छे अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पर अब आपको दिए गए हैं, तो ज़रा देखिएगा कौन कौन से। सबसे पहला इसका जो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये रहा, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। जो बुक के प्राइस थे वो कम होने लगे प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण। दूसरा, जो टाइम एंड लेबर लगता था एक बुक बनाने में वो भी कम होने लगा। तीसरा, मल्टीपल कॉपीज़ बुक के एक ही टाइम पर प्रिंट होने लगे। चौथा, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स आने लगे। पांचवा, बहुत ज़्यादा बुक्स बिकने लगा। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट से जो आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब कम से कम ये पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर याद रखिएगा। जो मैंने अभी आपको ये 5 पॉइंट बताया, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, ये सब बेकार है, बेकार मतलब उतना ज़रूरी नहीं है। आगे आते ज़रूरी की ओर। तो नेक्स्ट पेज में आप जैसे आओगे, यहाँ भी आपको कुछ चीज़ पढ़ना है, एक बहुत ही खास चीज़ पढ़ना है, और वो है मार्टिन लूथर। ओके, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने सुना कि जोहान गुटेनबर्ग एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पढ़ के जाना है, उसी तरह मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब जो धार्मिक रूप से धर्म में कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव लाना चाहता है। जैसे कि कहानी इस तरह से है कि मार्टिन लूथर एक बहुत ही ज्ञानी एक आदमी थे जो कि अपने रिलीजन से बहुत ही जुड़े हुए थे, जो अपने धर्म के बारे में पढ़ते थे। लेकिन जब इनको अपने रिलीजन के बारे में पता चला, क्रिश्चियनिटी के बारे में, और कौन सी तरह की क्रिश्चियनिटी, तो देखिए क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, लाइक कैथोलिक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। कैथोलिक्स मतलब जो पुरानी विचारधारा होता है, और ऑर्थोडॉक्स मतलब जो नई विचारधारा, जिसको प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये जो मार्टिन लूथर है, ये नई विचारधारा के आदमी हैं, और इनको अपने रिलीजन की जो पुरानी विचारधारा है, जिसको हम लोग कहते हैं कैथोलिक्स, तो उसके कुछ आइडियाज़ इनको पसंद नहीं आते थे, और उस धर्म के जो कुछ रिचुअल्स थे वो भी इनको पसंद नहीं आते थे। तो उसी के खिलाफ इन्होंने एक बुक लिखा, या कुछ पॉइंट्स लिखे, जिसको हम लोग कहते हैं 95 थीसिस। तो बेसिकली क्या है 95 थीसिस? ये एक बुक है जिसमें इन्होंने, बुक भी नहीं कह सकते, कुछ होता है ना, पेपर है, ए सेट ऑफ पेपर्स कह लीजिए, बहुत सारे पेपर, 95 पेपर्स में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मतलब विरोध करना, किस चीज़ के खिलाफ? तो जो रोमन कैथोलिक चर्च होता है उसके प्रैक्टिसेस, उसके रिचुअल्स के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया और एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया। उसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मार्टिन लूथर किंग का नाम याद रखना पड़ेगा। किंग हम कह रहे हैं बट ये किंग है नहीं, जिस तरह राजा राम मोहन रॉय, ये राजा नहीं है बट इनका नाम में राजा राम मोहन रॉय कहलाते हैं। उसी तरह प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, आपको टर्म पढ़ लेना है। तो एक आंदोलन था जो कि नई विचारधारा के क्रिश्चियंस द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके खिलाफ? तो जो ओल्ड क्रिश्चियन की विचारधारा है उसके खिलाफ। और इसी मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी
कि जो प्रिंटिंग प्रेस होता है इट इज़ द अल्टीमेट गॉड ऑफ गिफ्ट। इनका मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बड़ा वरदान है। वरदान क्यों? क्योंकि इससे बहुत लोग अपने होता है ना, अपने पॉइंट्स को रख सकता है, जिससे नए लोगों तक अपने बातों तक पहुंचा सके। तो ये इनका मानना था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो इस पेज में प्लीज़ मार्टिन लूथर का नाम पढ़ लीजिएगा। उन्होंने 95 थीसिस लिखा था, ये याद कर लीजिएगा। किसके खिलाफ लिखा था? तो याद रखिएगा, अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस एंड द रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, ये भी याद रखिएगा। और ये लिख लिख कर कहाँ चिपकाते थे? तो वहाँ पर एक चर्च था जिसका नाम है विंटनबर्ग सिटी का चर्च। और इसी विंटनबर्ग सिटी के चर्च के दीवार पर ये जाके इन सबको क्या करते थे? चिपका देते थे, मतलब पेस्ट कर देते थे। आगे बढ़ रहे नेक्स्ट पेज की ओर। प्रिंट एंड द डिसेंट, यहाँ पर आपको एक और नाम याद रखना है, मेनोचियो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप याद रख सकते हो। मेनोचियो एक इटाली का आदमी था। ये भी मार्टिन लूथर की तरह चर्च के खिलाफ बोलता था, बट ये जिस कंट्री में रहता था वो इटली था। और इटली का भी कहाँ? तो रोम में। और रोम क्या है? वो मेन अड्डा है या मेन जड़ है कैथोलिक्स का। अब मान लीजिए आप किसी धर्म का मेन अड्डे पर रह के उन्हीं के धर्म के खिलाफ बोलिएगा तो मे बी लोग आपको जान से मार देंगे। और यही इनके साथ भी हुआ था। जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले लोग हैं, इन्होंने बार बार इनको समझाने की कोशिश की कि हमारे चर्च के खिलाफ मत बोलो मत बोलो, लेकिन जब इन्होंने बात कई बार नहीं माना तो इनको फाइनली क्या कर दिया गया? एक्सिक्यूट कर दिया गया, मतलब जान से इनको मार दिया गया। और इन्होंने क्या किया था? ही यूज्ड टू इंटरप्रेटेट, री इंटरप्रेटेट, मतलब जो चर्च के बाइबल्स में जो लिखा है उनको दोबारा ये री इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, वैसा है, मतलब इस तरह इनका कहना था। ओके। और इसके बाद यहाँ पर एक बुक का नाम है, एक आदमी का नाम है जो कि पूछा नहीं जाता है, एरास्मस। और इनका बुक का नाम है एडेगस। तो ये पूछा नहीं जाता, आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हैं। बस इतना तो है, याद रख लीजिएगा, एरास्मस जिसने एडेगस नाम का बुक लिखा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है द रीडिंग मैनिया। अब इस टॉपिक में क्या है? तो यहाँ पर आपको एक टर्म है डिनोमिनेशन, ये आपको नहीं पढ़ना। एल्मेनाक क्या है आपको नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर एक टर्म पढ़ना है जिसका नाम है चैप बुक। तो क्या होता है चैप बुक? तो इसका आंसर आपको इस साइड में भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड नाम का जो देश है, यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा बुक्स बनता था जो कि पॉकेट साइज़ का बुक होता था, जिसको आप पॉकेट में लेके घूम सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ बैठकर पढ़ सकते हो। इस बुक का खासियत ये है कि ये जो साइकिल पर चलने वाले लोग थे, पेडलर, उनके द्वारा बेचा जाता था, जिस बुक का क्वालिटी बहुत ही कम होता था और जिसका प्राइस भी बहुत कम होता था, और लोग इसको खरीदते थे और पढ़ा करते थे। तो इस तरह के सस्ते बुक्स को कहा जाता है चैप बुक, और इसको बेचने वाले को कहा जाता है चैप मैन। तो बस इतना याद रखिएगा, इंग्लैंड में जो सस्ता बुक है उसको क्या कहते हैं? उसको चैप बुक कहा जाता है। और जो फ्रांस नाम का जो कंट्री है, यहाँ पर जो लो मार्केट, लो क्वालिटी बुक जो होता है, इसको बिलिथेक्यू ब्लू कहा जाता है। तो कहाँ पर क्या कहा जाता है, बस आप इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स या तो फिलोसॉफिकल थिंकर्स जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब जिसके अपनी अपनी विचारधारा हुआ करता था। कुछ नाम दिया गया है, थॉमस पाइन, वोल्टेयर एंड जीन जैक्यूस रोसेक्यू। तो इनकी अपनी अपनी विचारधारा थी और इन्होंने भी राइटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मतलब प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और अपने आइडियाज़ को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने का कोशिश की है। तो बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर एक और आपको नया नाम याद रखना है, प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हो। और उस आदमी का नाम है लुईस सेबेस्टियन मेर्सियर। बेसिकली एक नॉवेलिस्ट थे, यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिए। और इन्होंने कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ये मोस्ट पावरफुल इंजन होता है किस चीज़ का? प्रोग्रेस का, मतलब बढ़ोतरी या जो भी कहते हो प्रोग्रेस का सबसे बड़ा वेपन कौन सा होता है? तो मोस्ट पावरफुल इंजन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस है। जबकि आपको याद होगा मार्टिन लूथर ने क्या कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस इज़ द अल्टीमेट गॉड ऑफ गिफ्ट। उन्होंने कहा था कि भगवान का दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है प्रिंटिंग प्रेस, जबकि इनका कहना था कि प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। और इन्होंने एक और बात कहा था, और वो बात है ये वाला, इन्होंने कहा था कि जो राइटर्स है, राइटर्स के राइटिंग में इतना दम होता है कि वो चाहे तो बड़े बड़े तानाशाह, मतलब बड़े बड़े
बड़े लीडर्स किंग्स को भी क्या कर सकते हैं, अपने तख्ता पर से उनको गिरा सकते हैं। इतना दम होता है एक राइटर की राइटिंग में। तो ये मानना था ये जॉन सेबेस्टियन मर्सियर नाम की आदमी का। साइड में एक और टर्म आपको न्यू टर्म पढ़ने को मिलेगा, आई गेस ये रहा, डेस्पोटिज्म। क्या होता है डेस्पोटिज्म? ये बेसिकली होता क्या है, देखो जब एक सिंगल आदमी राज करे और वो अगर राजा हो तो उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। लेकिन सोचिए अगर कोई सिंगल आदमी राज करे और वो राजा ना हो, वो कोई भी सिंगल आदमी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेस्पोटिक रूल या डेस्पोटिक पावर या डेस्पोटिज्म कहा जाता है। जब सिंगल आदमी राज करे और वो जब राजा वाजा ना हो, बस ऐसे ही कोई सिंगल आदमी हो और जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, मतलब सारी तरह के पावर हो, तो उसको कहते हैं डेस्पोटिक पावर या तो डेस्पोटिज्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी ये सब पढ़ने लायक चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा है कि अभी हम जो बता रहे हैं ये 80 to 95% के लिए है, और जो बाकी 5% अगर आप कवर करना चाहते हो तो वो हम आपको PDF बनाकर या आपको पर्सनली हम भेज देंगे क्वेश्चन बनाकर। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप रट लीजिएगा। ओके, अभी के लिए बस हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाते जा रहे हैं, टॉपिक्स नहीं क्वेश्चन टाइप बताते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम भगाते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक नाम आपको फिर से पढ़ना है, वो है ग्रिम ब्रदर्स। देखिए ये भी जर्मनी के थे ग्रिम ब्रदर्स, और ये क्या करते थे, जो गांव में जा जाकर वहाँ के जो किसान थे वो उनसे पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनते थे, जो कि रियल स्टोरीज हुआ करता था। और इन कहानियों को वो लोग क्या करते थे, थोड़ा सा एडिट करके, जैसे कि मोरल ऑफ द स्टोरी या इस तरह की चीज़ों को एडिट करके अच्छी अच्छी कहानी बना के ये लोग पब्लिश किया करते थे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी के हैं। इन्होंने पेजेंट से कहानी सुना, किसानों से कहानी सुना और इसको क्या किया, प्रिंटिंग किया और बच्चों को एक नया ज्ञान दिया। तो इस तरह ज्ञान देने की बात है बस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी कुछ फीमेल राइटर्स के नाम दिया गया है, जेन ऑस्टेन, ब्राउंटी सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। ये सब कौन है, दे वेर सम ऑफ द बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट एमंग वुमेन। तो कुछ वुमेन नॉवेलिस्ट के नाम है ये सब। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हो एक इन्वेंशन आपको याद रखना है, रिचर्ड एम हॉय। ये न्यूयॉर्क के हैं, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका के, और इन्होंने डेवलप किया था पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस जिसके पास कैपेबिलिटी था कि वो एक हावर में, मतलब पर हावर में 8000 प्रिंटिंग शीट्स को प्रेस कर पाता था। तो ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था किसका, तो रिचर्ड एम हॉय का। तो ये बस आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंग्लैंड में जो पॉपुलर वर्क्स होता था जो कि उसको शिलिंग सीरीज़ कहा जाता है, लेकिन ये पूछा नहीं गया इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। प्रीवियस ईयर में ये सब पूछा नहीं गया है। आगे आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, और इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म पढ़ना है। उस टर्म को कहते हैं मनुस्क्रिप्ट, और मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड 3 सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल है कि मनुस्क्रिप्ट किस चीज़ पर लिखा जाता है, तो पढ़ लीजिए, मनुस्क्रिप्ट वेयर कॉपीड ऑन द पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। या तो पाम लीव्स या तो हैंडमेड पेपर पर लिखा जाता था। दूसरा आपको ये पढ़ना है कि ये कैसे इसको प्रिजर्व किया जाता था, तो पढ़ लीजिए, दे कुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन द वुडन कवर्स और स्विंग टुगेदर टू एंश्योर द प्रिजर्वेशन। तो कैसे इसको संभाला गया, इसका ये 2 मेन टर्म्स हैं कि प्रेस्ड बिटवीन द वुडन कवर्स, या तो वुडन कवर्स के बीच में रखी या तो उनको सुई धागा से दोनों को बांध कर। तो ये 2 पॉइंट है कि कैसे इसको प्रिजर्व किया जाता था। तीसरा, मनुस्क्रिप्ट जो है इसके डीमेरिट्स क्या हैं या तो इसके फीचर्स क्या है, तो पढ़ लीजिए। सबसे पहला, ये हाईली एक्सपेंसिव होता था। दूसरा, ये फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल मतलब जो टूट जाए या ख़राब हो जाए। तीसरा, इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता था। चौथा, कि इसको रीड करना उतना आसान नहीं था। तो दिस वेर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ किस चीज़ का, मनुस्क्रिप्ट, जो कि फर्स्ट बुक्स होते थे, हैंडमेड होते थे या तो पाम लीव्स पर लिखा हुआ करता था। यहाँ पर एक और बुक का नाम आपको याद रखना है, वो है गीता गोविंदम। गीता गोविंदा बेसिक एक लव स्टोरी है राधा कृष्ण टाइप की, उन्हीं से बेस्ड, और ये किसने लिखा है, जयदेव नाम के आदमी द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये याद रख लेना है, गीता गोविंदा जो कि जयदेव द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट आते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना, लेकिन अब जो बोलेंगे वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था ये गोवा में आया था। किसने लाया, तो पोर्चुगीज़ वाले ने लाया था, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जो सबसे पहला जो तमिल बुक था वो 1579 में प्रेस हुआ था, और वो भी कहाँ पर, कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ है, तो ये प्रेजेंट टाइम में केरला में है, लेकिन उस ज़माने में ये मद्रास का पार्ट हुआ करता था। और मद्रास किसको कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश है, और प्रेजेंट टाइम का जो तमिलनाडु है, और प्रेजेंट टाइम का जो केरला है, इन सब स्टेट्स को मिला के कहा जाता था मद्रास। लेकिन अब ये सब अलग अलग हो गए हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि पहला तमिल बुक 1579 में कोच्चि में पब्लिश हुआ था। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम की ओर, और वो नाम है द बंगाल गज़ेट। आपसे सीधा एग्ज़ाम में पूछ देगा, इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। और उस बुक का न्यूज़पेपर का नाम था, न्यूज़पेपर मतलब वीकली मैगज़ीन, न्यूज़पेपर भी मत कहिएगा, वीकली मैगज़ीन कहिएगा। जिस तरह होता था ना कि हर संडे को कि न्यूज़पेपर के साथ एक छोटा सा बुक आता था जिसको आप पढ़ सकते हो, तो उसी तरह ये बुक का नाम है द बंगाल गज़ेट, जो कि वीकली मैगज़ीन है, यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए। इसको कौन इसको पब्लिश किया था पहली बार, तो जेम्स अगस्टस हिकी नाम के आदमी द्वारा किया गया था। बट लेटर क्या हुआ, एक और आदमी आया और उन्होंने भी इस न्यूज़पेपर को छापने लगा, और उनका नाम था बेसिकली गंगाधर भट्टाचार्य। अब आपको डाउट आएगा कि अगर एग्ज़ाम में बंगाल गज़ेटे पूछेगा तो इनका नाम लिखेंगे या उनका नाम लिखेंगे, तो आप लाइन को पढ़िए। अगर एग्ज़ाम में लिखा रहेगा द फर्स्ट टू अपीयर वॉज द वीकली बंगाल गज़ेटे ब्रॉट बाई या ब्रिंग बाई, तो अगर ब्रॉट बाई ब्रिंग बाई लिखा हो कि किसने लाया, तो गंगाधर भट्टाचार्य। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि सबसे पहला इंग्लिश इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा है, या ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जिसके एडिटर जेम्स अगस्टस हिकी है, तो उस न्यूज़पेपर का नाम हो जाएगा बंगाल गज़ेटे। तो इतना आपका क्लियर हो चुका है। अब बस आपका 6 पेजेस और बाकी है, उन 6 पेजेस को कवर करते हैं। ऑलरेडी 17 पेजेस कवर हो चुका है, मात्र 6 पेजेस और। ओके, इस टॉपिक में आओगे तो अगेन आपको याद करने के लिए कुछ नहीं है, सब आप इग्नोर कर सकते हो पूरे विश्वास के साथ, मुझे विश्वास करते चलिए। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पर इस पेज में आपको एक नया चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय नाम के जो आदमी हैं, इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया, उसका नाम था संवाद कौमुदी। तो ये याद रखिएगा कि संवाद कौमुदी किसका न्यूज़पेपर है, तो राम मोहन रॉय का है। और इसके बाद आपको एक और नाम याद रखना है कि 2 उर्दू समाचार भी था, जो कि 2 पर्शियन न्यूज़पेपर, उर्दू नहीं पर्शियन न्यूज़पेपर भी भारत में रिलीज़ हुआ था। उन बुक्स के नाम क्या है, न्यूज़पेपर्स के नाम क्या है, तो जामाई जहांनामा और शमसुल अखबार। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। और एक गुजराती न्यूज़पेपर का भी नाम याद रखिएगा, बम्बई समाचार। और एक और है हिंदू, जो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज़ है, इनकी ऑपोजिट कुछ न्यूज़पेपर भी काम करती थी कि उनके आइडियाज़ को जो फॉलो नहीं करते, तो उन्हीं में से एक समाचार का नाम है समाचार चंद्रिका, जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी द्वारा ये रिलीज़ किया जाता था एगेंस्ट द राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दिया है, उलामा एंड फतवास। हम कहेंगे इसको पढ़ लीजिएगा, ये काम आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये पेज भी आप पढ़ लोगे। इसके बाद अगला जो एक सवाल है वो ये रहा कि भारत का सबसे पहला वर्नाकुलर लैंग्वेज में पब्लिश किया गया कौन सा बुक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब जो लोकल लैंग्वेज होता है, या जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जो पर्टिकुलर एरियाज़ में बोला जाता है, जैसे कि भोजपुरी हो गया, या मगही हो गया, या मिथिलांचल का कोई भाषा हो गया, या मान लीजिए जैसे कि बंगाली हो गया। तो ये सब अलग अलग एरियाज़ में बोला जाता है, जैसे कि अवधी भाषा हो गया। उसी बुक में लिखा गया एक बहुत ही फेमस बुक का नाम है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस। और ये बुक जो है इंडिया का सबसे पहला बुक है, रिलीजियस बुक है, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, और कौन सा लैंग्वेज था, तो अवधी भाषा। लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, अवधि है, इसलिए हम नहीं बता रहे, बस इतना याद रखिएगा। द फर्स्ट वर्नाकुलर रिलीजियस बुक वाज रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसके बाद
इंडिया में दो मेन पॉपुलर जगह थे जहाँ पर इस प्रोसेस को प्रिंट किया जाता था, न्यूज़ या कोई भी चीज़ों को। वो कौन कौन सा है? तो एक है नवल किशोर प्रेस लखनऊ और एक है श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई। तो आपको ये दोनों टर्म्स याद कर लेना है कि भारत के दो फेमस प्रिंटिंग प्रेसेस के नाम क्या क्या हैं। और इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं। केवल दो टॉपिक बचा है, एक है टॉपिक नंबर 8 और एक है टॉपिक नंबर 9। तो टॉपिक नंबर 8 में अगर आप आओगे तो इस पेज में आपको एक नाम पढ़ना है जिसका नाम है राजा रवि वर्मा। पूरे इस चैप्टर में एक ही पेंटर का नाम पढ़ना था और वही पेंटर या आर्टिस्ट का नाम है राजा रवि वर्मा। और इनके द्वारा बनाया गया ये पेंटिंग है जिसमें एक रानी खड़ी है, महारानी राजकुमारी, जिसका नाम है प्रिंसेस मदलसा, और एक है राजा ऋतुध्वज। बेसिकली कहा ये जा रहा है कि राजा ऋतुध्वज नाम के राजा आते हैं और मदलसा नाम की इस राजकुमारी को बचाकर ले जाते हैं। और ये किसने बनाया? तो ये बनाया था राजा रवि वर्मा नाम के आदमी द्वारा, और ये एक आर्टिस्ट थे, बस ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है अगला वुमेन एंड प्रिंट। ये टॉपिक में से लिखने वाले में से आएगा, डिटेल वाले में से, लेकिन ऑब्जेक्टिव में से नहीं आएगा, इसलिए इसको भगा रहे हैं। जहाँ से आएगा वहाँ से हम खुद आपको बताते चलेंगे। और वो आने वाला टॉपिक आ चुका है, ये रहा सबसे पहला सवाल, राज सुंदरी देवी। ये बेसिकली एक घरेलू पत्नी थी जिसका शादी बहुत ही कम उम्र में ही हो चुका था, जो कि बंगाल की रहने वाली है, लेकिन इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। ये किचन में रहकर छुप छुप के पढ़ना स्टार्ट की और इन्होंने अपना जीवन आत्मकथा खुद से लिखा और उस बुक का नाम था अमर जीवन। तो आपको ये बस याद रख लेना है कि अमर जीवन किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो उनका नाम है राज सुंदरी देवी। ओके, और ये कब लिखा था? तो 1876 में लिखा था। और ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी है जो कि बंगाली भाषा में पब्लिश हुआ है, मतलब पूरी तरह अपना जीवन कथा जो कि बंगाली भाषा में लिखा है वो यही बुक है। इसके अलावा और भी कुछ बंगाली वुमेन राइटर थे जो कि वुमेन के द्वारा जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस होता है उन सबको उन्होंने हाईलाइट किया था। तो उसी तरह एक वुमेन का नाम और दिया है बंगाली वुमेन, जिसका नाम है कैलाश भाषिनी देवी। तो ऐसे इनका नाम बस याद रख लीजिएगा, ये बंगाल की थी। और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा राजसुंदरी देवी, ये भी बंगाल की थी। जबकि एक और नाम है, एक और नहीं मतलब अगले दो नाम बताते, ये नाम महाराष्ट्र की दो औरत थी, एक का नाम है ताराबाई शिंदे और एक का नाम है पंडिता रामाबाई। ये सभी वुमेन की जो मिजरेबल लाइफ होते हैं, औरतों के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, खास करके जो विधवा औरत, उन सब के बारे में ये लोग लिखा करती थी। और इसके बाद और भी कुछ नाम है, देख लीजिएगा, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये रहा एक नाम, ये स्त्री ने, ये बेसिकली कोई फीमेल नहीं है, मेल आदमी है, नाम है राम चड्ढा। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। और इस बुक में इन्होंने ये बताया था कि कैसे एक पत्नी को एक ओबीडियंट वाइफ बनना है, मतलब एक अच्छी पत्नी कैसे बनना है, ऐसा इन्होंने इस बुक में लिखा था। तो राम चड्ढा का बुक कौन सा है? तो स्त्री धर्म विचार। तो बस आपको ये याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑलमोस्ट एंडिंग पोर्शन की ओर। चैप्टर यहाँ पर आपका ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर गोरखली क्या है तो आप समझ पाओगे, तो हम ज़रा जल्दी से बता दें। गोरखली का मतलब एक बेटा अपनी माँ को ये चेन से बांधा हुआ है और उस बेटे के सर पर कौन नाच रही है? तो उसकी पत्नी, मतलब पत्नी के कहने पर पति कैसे अपने माँ के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ये इस तस्वीर में दर्शाया गया है। इसके बाद ये डायग्राम पूछा नहीं जाता इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक की ओर। ये रहा आपको अगला नाम, ज्योतिबा फुले। ये कोई लड़की नहीं, ये एक आदमी होगी। तो ये ज्योतिबा फुले, ये भी महाराष्ट्र के थे। ये बेसिकली लो कास्ट को बचाने के लिए अपना आंदोलन किया करते थे और इन्होंने एक बुक लिखा था अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, और उस बुक का नाम क्या है? तो गुलाम गिरी। तो आपको बस इतना याद रखना है। ज्योतिबा फुले कौन है? तो ये मराठा के एक लो कास्ट पीपल थे जिन्होंने अपने लो कास्ट पीपल के अधिकारों के लिए लड़ा और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था गुलाम गिरी।
उसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि बी आर अम्बेडकर जो महाराष्ट्र के थे और ई वी रामास्वामी नायकर जो कि मद्रास के थे, इन दोनों को रेस्पेक्टफुली पेरियार कहा जाता है। और अगर आपसे कोई एक नाम पूछ दे किसको पेरियार के नाम से जाना जाता है, तो पेरियार एक तमिल टर्म है जिसका मतलब होता है रेस्पेक्टफुल। और यहाँ पर रेस्पेक्टफुल किसको कहा गया है, तो ई वी रामास्वामी नायकर को खास करके कहा जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा, आपको ये टर्म याद रखना था। अब यहाँ पर 2 आदमियों का नाम भी दिया गया है, 2 नहीं 1 का नाम। यहाँ पर देखिएगा काशी बाबा। काशी बाबा कौन है, तो ये एक कानपुर मिल वर्कर हैं जिन्होंने एक बुक लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। तो बस आपको ये याद रख लेना है, छोटे और बड़े का सवाल किसने लिखा, तो ये काशी बाबा द्वारा लिखा गया है। एंड द लास्ट पेज ऑलमोस्ट नहीं, इट इज़ द लास्ट पेज। ओके, तो यहाँ पर ख़त्म होता है। लास्ट पेज में 2-3 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये रहा कि क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये याद रख लीजिएगा 1878 में भारत में लागू किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि आयरलैंड के प्रेस लॉ के बेसिस पर बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया, तो बेसिकली हो क्या रहा था, 1878 के दौरान भारत में बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर हो रहे थे और वो सब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के अत्याचार के खिलाफ बता रहे थे, जिससे लोगों के मन में गुस्सा, नफरत ये सब पैदा हो रहा था। और ब्रिटिश चाहता था इस चीज़ को रोके, और रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने यही हरकत किया कि सेंसरशिप लागू किया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी उनके परमिशन के बिना उनके खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकता, खास करके लोकल लैंग्वेज में। तो उसी चीज़ पर लिमिटेशन लगाने के लिए ब्रिटिश द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। और इस लॉ के तहत अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो इंग्लिश में, तो ये लिख दीजिएगा, इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट with extensive right to censor report and editorials in the vernacular press। मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज में निकलने वाले न्यूज़ होते हैं उन पर रोक लगाने का एक अधिकार मिला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नाम के इस कानून की मदद से। एंड सबसे लास्ट लाइन इस चैप्टर को यहाँ पर एंड अप करते हैं, और वो लास्ट लाइन है, बाल गंगाधर तिलक नाम के जो आदमी हैं, ये बेसिकली एक गरम दल के लीडर थे जो कि ब्रिटिश के खिलाफ अपना आवाज़ उठाए थे। इन्होंने ये कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको बस इतना पढ़ना है कि केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर है जो कि मराठी में लिखा था, तो ये न्यूज़पेपर किसका है, तो ये किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। और इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर एंड अप होता है। आई होप मैंने और एक चीज़ बस इतना पढ़ लीजिएगा कि गांधी जी ने क्या कहा था लिबर्टी ऑफ स्पीच के बारे में, तो ये बस पढ़ लीजिएगा। ओके, तो कहना यही चाहते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपको बता दिया, कुछ नहीं छूटा ऐसा मेरा विश्वास है। और जो जो छूटा होगा उसको हम क्वेश्चन टाइप बना के आपको दे देंगे। तो कोई और हेल्प चाहिए, हेल्प या कुछ भी मदद हो आपको कोई भी तरह का, हम यही हैं आपके साथ, बताइए ज़रूर। और कुछ नहीं, आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, वरना हम और कोशिश करेंगे आपके लिए और बनाएंगे। ओके, बस इतना ही। जरा तो सुकून दे बेचैन दिल को, मगर ये न कहना के भुला दूँ मैं तुझको।